हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे वीज़ एंड की PT 365 जो कि हमारी इकॉनमी की आ चुकी है। तो इकॉनमी में भी आपको जो यहाँ पे रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जा रहा है वो यहाँ पे मई 2020 से लेकर जनवरी 2021 की जितनी भी करंट अफेयर्स इकॉनमी से रिलेटेड जो आपकी इंपॉर्टेंट होगी UPSC प्रीलिम्स 2021 के लिए, उसे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले PT 365 की जो पॉलिटी है वो आपकी कंप्लीट हो गई है, बस एक लेसन बाकी है। इसके बाद मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फिस्कल पॉलिसी के अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी टॉपिक रही है। तो स्टेटस पेपर देखेंगे क्योंकि गवर्नमेंट की जो डेट है, कर्ज है, वो बहुत ज़्यादा है। तो उसकी क्या स्टेटस है आज की डेट में, उसे हम लोग देखेंगे। कुछ अदर डेवलपमेंट्स देखेंगे जो कि गवर्नमेंट के फाइनेंस से रिलेटेड है, लाइक सेस, सरचार्ज, गवर्नमेंट की बोरोविंग लिमिट, और साथ ही साथ यहाँ पे एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज। तो ये सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। अगर टाइम बचा तो फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक चलेंगे, इकॉनमिक रिकवरी, जो कि PM केयर्स फंड बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिएगा इस लेसन को, क्योंकि नेक्स्ट लेसन से मैं आपसे यहाँ पे क्विज करूँगी और मेनली मैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कराऊंगी इसी टॉपिक से रिलेटेड। अगर UPSC में कभी पूछा गया है तो देख सकते हैं। इस बार 2-3 पेज की यहाँ पे इसकी इंडेक्स होती है, काफ़ी ज़्यादा टॉपिक होता है इकॉनमी में, बट कोई नहीं, धीरे धीरे करके हम लोग सब कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेट। तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज़ किया गया 9th एडिशन है ये स्टेटस पेपर को लेकर। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि गवर्नमेंट की डेट के बारे में क्या क्या बातें की जा रही हैं। तो गवर्नमेंट की डेट है, इसके अंदर आप देखो कि 2 तरीके की डेट होती है। एक तो पब्लिक डेट होती है, ठीक है, पब्लिक कर्ज, और दूसरी है कि अदर लाइबिलिटीज़ भी है। पब्लिक डेट के अंदर आप देखो कि इंटरनल डेट है, एक्सटर्नल डेट है। अंदर में जो इनके गवर्नमेंट के अंदर में जो यहाँ पे कर्ज है, और साथ ही बाहरी कर्ज भी है। तो अगर हम लोग इंटरनल डेट देखें, जो कि बहुत मेजर पार्ट यहीं पे कवर हो जाता है, तो मार्केटेबल डेट है और नॉन मार्केटेबल डेट है। तो मार्केटेबल में क्या क्या है कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे सिक्योरिटी, जो ट्रेजरी बिल वगैरह यहाँ पे निकाला जाता है। और नॉन मार्केटेबल डेट क्या होता है, T-बिल भी है, जो कि स्टेट सिक्योरिटीज़ का है, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो ये सब किसके अंदर आता है, नॉन मार्केटेबल डेट के अंदर आता है। कुछ और लाइबिलिटीज़ में भी बात करेंगे, जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया, रिजर्व फंड्स हो गए, और डिपॉजिट या फिर अदर अकाउंट्स हो गए। तो इसके बारे में हम लोग अदर लाइबिलिटीज़ में बात करेंगे। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या बातें की जा रही हैं। तो इसमें मेनली हम लोग देखेंगे कि डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है उसके बारे में देखेंगे कि किस तरीके से इनका स्ट्रैटेजी था, और आगे आगे आने वाले दिनों में क्या क्या स्ट्रैटेजी रहने वाला है। तो डेट स्ट्रैटेजी जो यहाँ पे फिनेंशियल ईयर 2019 से 20 का और 21 से 22 का है, यहाँ पे इसके बारे में रखा गया है। ऑब्जेक्टिव है इस तरीके का डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी कि जो गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है उसको इंश्योर करना। इट मीन्स कि आप देखते हो कि हमारे सरकार की जितनी रेवेन्यू नहीं बनती है उससे ज़्यादा सरकार खर्च कर देती है। तो खर्च करने के लिए मेनली ऐसा होता है कि बोरो करना पड़ता है, क्योंकि अपने पास तो पैसे नहीं आ रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि कर्ज हो जाता है। जब आप किसी और से उधार लेते हो तो आपके ऊपर उनका कर्ज हो जाता है। तो वैसे ही सरकार भी बोरो करती है, और सरकार के पास बहुत सारे मोड्स है बोरो करने का। तो इसलिए जो बोरो करती है वो कर्ज हो जाता है, लेकिन उसको भी मैनेज करना होता है। एक लिमिट लगा के चलना होता है कि नहीं, यहाँ से अगर एक्सटर्नल बोरो कर रहे हैं तो इतना लिमिट होगा, अगर इंटरनली कहीं और से बोरो कर रहे हैं तो उसमें इतना लिमिट होगा। तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए यहाँ पे डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी लाई जाती है। फाइन। सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी महत्व क्या है, इसकी महत्व तो आप लोग अपने भी लाइफ से आप समझ सकते हो कि जब आपके पास पैसे की कमी होती है तो बहुत अर्जेंट इश्यूज़ आ जाता है, तो आपको कभी कभी बोरो करना पड़ता है, अपने फ्रेंड्स या फैमिली से आप मांग लेते हो। तो क्या होता है कि आपके ऊपर एक प्रेशर होता है कि नहीं, उसे वापस करना है। तो इसको अगर आप मैनेज करके चलो कि चलो ठीक है, कुछ सेविंग कर लेते हैं, अगर कुछ अनकंडीशन सिचुएशन अराइज हो जाती है तो उस सेविंग में जो मनी बचा है वो आप उसको यहाँ पे यूटिलाइज़ कर लोगे। तो एक आप अपना खुद का भी स्ट्रैटेजी बना के रखते हो। नहीं तो अगर उससे भी काम नहीं चलता है तो आप इतना स्ट्रैटेजी तो बना के रखते होंगे कि एक मंथ में अगर आपको बोरो करना पड़ा किसी से तो वो आप कितना करोगे, है कि नहीं। तो इससे ये क्या होता है ना कि जो गवर्नमेंट की डेट की जो लेवल है वो यहाँ पे बेटर हो जाता है, जिससे कि आप देखो कि अगर किसी कंट्री का अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा कर्जे में होती है ना तो उनकी इंप्रेशन ज़्यादा नहीं अच्छी बन पाती, खास करके इन्वेस्टर्स में। तो हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स की जो कॉन्फिडेंस है वो कहीं डाउन ना हो जाए, इसको मैनेज करना पड़ता है। साथ ही इम्पैक्ट होता है हमारे फिजिकल कैपेबिलिटीज़ में। ये दूर से समझ में आता है कि सरकार, इस देश की सरकार जो है कितना ज़्यादा उनके पास कैपेबिलिटीज़ है कि वो अपनी फिजिकल जो प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट कर पाते हैं। साथ ही क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी होता है प्राइवेट सेक्टर्स में। जैसे
अगर ज़्यादा डेट होता है किसी कंट्री में तो इससे क्या होती है ना कि प्राइवेट सेक्टर्स भी उस चीज़ पे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती है। इट मीन्स कि वो भी इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट नहीं लेती है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वगैरह जो भी वो ऑप्ट करते उससे वो बाहर निकलने का कोशिश करते हैं। साथ ही फिस्कल डिप्रेशन हो जाता है कमर्शियल बैंक का। और इसी के साथ साथ कुछ और भी इम्पैक्ट है, जैसे इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी रहता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा ना हो जाए, मार्केट में महंगाई ना बढ़ जाए, एक्सचेंज रेट का रिस्क होता है, हायर टैक्सेस भी हो सकते हैं आगे आने वाले फ्यूचर में। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड होती है किस में, अगर किसी कंट्री की सरकार की डेट अगर सही तरीके से मैनेज है तो फाइन। अब इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स है कुछ उसको समझ लीजिए। सबसे पहले है डेट टू जीडीपी रेशियो, यानी कि कितना कर्ज है उसको कंपेयर किया जाता है कि उस कंट्री में कितनी जीडीपी है। जीडीपी कहने की मतलब है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इट मीन्स कि एक फिनेंशियल ईयर में, जैसे कि हमारा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक एक फिनेंशियल ईयर होता है, तो इस फिनेंशियल ईयर में एक टेरिटरी के अंदर यानी कि हमारे पूरे कंट्री के अंदर कितना टोटल प्रोडक्शन होता है गुड्स और सर्विसेज की, उसको मिला जुलाकर हम लोग जीडीपी कहते हैं। तो यहाँ पे डेट बाई जीडीपी को देखा जाता है और ये रेशियो यहाँ पे देखी जाती है। तो ये रेशियो क्या हो गया, इससे पता चलता है कि कंट्री का डेट कितना है जीडीपी के कंपैरिजन में। इट मीन्स कि कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है और उस हिसाब से उस कंट्री की जो सरकार है वो कर्ज में चल रही है कि नहीं चल रही है। तो इससे एक पर्टिकुलर कंट्रीज़ की एबिलिटी देखने को मिलती है कि वो कितना अपने कर्ज को जो है ना पे बैक कर सकते हैं। इट मीन्स कि ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादा मैन्युफैक्चर हो रहा है, अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है तो इससे क्या होगा कि हाँ इसके पास कैपेबिलिटीज़ है, यानी कि कंट्री में जो है अर्थव्यवस्था सही चल रही है, बाद में जो है प्रोडक्शन करके और भी ज़्यादा जो है खरीद बिक्री करके सरकार एक कैपेबल है इस देश की सरकार कि वो अपनी डेट को पे कर सकती है। तो इसलिए डेट टू जीडीपी रेशियो से ये देखा जाता है। रोल ओवर रिस्क है, इट मीन्स कि जितनी रिस्क आती है आप उसको कितना ज़्यादा जो है ना फेस कर पाते हो और कितना ज़्यादा उसको टैकल कर पाते हो। तो इस चीज़ से ये भी पता चलता है, डेट मैनेजमेंट करने से हमें ये भी पता चलेगा कि जिस तरीके की रिस्क निकल कर आ रही है उसको कितना ज़्यादा हम लोग जो है कंप्रेस कर सकते हैं, कितना ज़्यादा उसको टैकल कर सकते हैं। साथ ही साथ रिस्क और रोल ओवर रिस्क में देखने को मिलता है कि जो लोन लिया जाता है तो लोन लेने से या फिर बोरो करने से क्या उस मान लीजिए कि हम लोग की कंट्री लोन ले रही है तो क्या हम लोग के पास इस तरीके का है हैसियत कि हम लोग वापस से लोन को जो है रीपेमेंट कर पाएंगे विद इंटरेस्ट। तो ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है रोल ओवर रिस्क, यानी कि जितना रिस्क है उसको हम लोग कवर अप कर पा रहे हैं कि नहीं। साथ ही करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क भी है, ये रिलेट करता है वल्नरेबिलिटी, जैसे कि डेट पोर्टफोलियो क्या है। इट मीन्स कि डोमेस्टिक करेंसीज़ की जो वैल्यू है वो कहीं डिप्रिशिएट तो नहीं हो रही है, उसकी वैल्यू कम तो नहीं हो रही है। तो आप लोग देखते हो कि चाइना है जो अपने कंट्री की वैल्यू को डिवैल्यूएट करके रखता है। इट मीन्स क्या होता है कि वो अपने करेंसी की वैल्यू को कम करते जाता है, जिससे कि जब वो एक्सपोर्ट करते हैं अपने सामान को तो उनसे उनको कंट्री को फ़ायदा होता है। तो यही चीज़ें देखी जाती है कि करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क कितना है। इट मीन्स कि एक करेंसी की डिनोमिनेशंस जो है एक्सटर्नल लोन को लेकर कितना है और साथ ही साथ उस करेंसी की वैल्यू कितनी है, एक कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कितनी है। साथ ही इंटरेस्ट अगर पेमेंट देखें टू रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी कि कितना रेवेन्यू आ रहा है तो उस हिसाब से इंटरेस्ट जो है कितना पेमेंट कर पाएंगे। अब अगर कोई भी कंट्री डेट में है यानी कि कर्ज में है, मान लीजिए इंडिया कर्ज में चल रहा है और हमारे पास रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो क्या आपको लगता है कि हम लोग जो लोन लिए हैं उस लोन को वापस दे पाएंगे? प्रिंसिपल अमाउंट तो किसी तरह चुका देंगे, लेकिन क्या हम लोग इंटरेस्ट दे पाएंगे? तो इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए क्या होना चाहिए, ये देखना होगा कि इस कंट्री की कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो रही है। अगर हमारे सरकार के पास रेवेन्यू अच्छा खासा आएगा तो ऑब्वियस है कि रीपेमेंट करने के लिए हम लोग बेसिक अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे कर देंगे, है कि नहीं। तो ये चीज़ देखा जाता है इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसिप्ट। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड क्या होता है, ये सिक्योरिटीज़ है जो कि एक बहुत सारे कूपन रेट में अवेलेबल होती है। जैसे कि सिक्योरिटीज़ होता है ना कि कोई कूपन रेट है 20 रुपीज़ की या फिर यहाँ पे आपकी 2000 की, तो उस तरीके के बहुत सारे रेट में ये अवेलेबल होता है। तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है, यानी कि एक तरीके का बॉन्ड है जो कि आपको फ्लोटिंग रेट में है, आज कुछ और रेट है तो कल कुछ और रेट होगा। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि हमारे सरकार की खर्चे बहुत ज़्यादा है लेकिन रेवेन्यू बहुत कम है। अब इससे क्या हो गया कि हमारे यहाँ फिस्कल की कमी हो गई, पैसे की कमी हो गई, इट मीन्स कि फिस्कल डेफिसिट। अब ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है, इट मीन्स कि ये एक्सेस टोटल एक्सपेंडिचर का देखा जाता है, वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट में। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, टोटल एक्सपेंडिचर यानी कि इसमें लोन भी देखा जाता है कि नेट रिकवरी और कितना हो रहा है, और रेवेन्यू अगर रिसिप्ट में देखें तो इसमें एक्सटर्नल जो ग्रांट है उसको भी इंक्लूड किया जाता है कि बाहर से अगर हम लोग किसी भी तरीके का ग्रांट के फॉर्म में अगर हेल्प ले रहे हैं तो वो भी हमारे यहाँ रेवेन्यू रिसिप्ट में ही काउंट होता है, तो इसको भी देखा जाता है। शॉर्ट टर्म डेट है, यानी कि बहुत कम टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे हमारा कर्जा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो इट मीन्स कि टोटल अमाउंट ऑफ डेट जो कि आपका 12 मंथ्स के अधीन ही वो मैच्योर हो रहा है, एक साल के अंदर ही अगर टोटल नंबर ऑफ डेट्स जो मैच्योर हो रहे हैं उसको हम लोग शॉर्ट टर्म डेट कहते हैं। ट्रेजरी बिल है, टी बिल है,
ये एक डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट है जो कि गवर्नमेंट को काफ़ी हेल्प करती है कि वो अपने शॉर्ट टर्म जो कैश फ्लो मिसमैच हो रहा है ना, उसको वो कवर अप कर सके। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो है इशू किया जाता है टी बिल, वो भी आपका 1 साल के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए ही होता है। तो इसमें आपका 3 वैराइटीज़ ऑफ टी बिल देखने को मिलेगा। एक होगा 91 डेज़ के लिए इशू की जाती है, सेकंड है कि 182 डेज़ के लिए की जाती है, एंड थर्ड है कि 364 डेज़ के लिए इशू की जाती है। तो इस 3 तरीके का टी बिल इशू किया जाता है ये आपका सरकार के द्वारा, वो भी शॉर्ट टर्म रिकवरी के लिए। उसके बाद जो 14 डेज़ इंटरमीडिएट ट्री बिल्स भी हैं, तो ये एक नॉन मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि स्टेट गवर्नमेंट को ये इशू किया जाता है। और यहाँ पे क्या है कि उनको डिप्लॉय किया जाता है, शॉर्ट टर्म जो सरप्लस कैश है ना, उसको ये डिप्लॉय करने के लिए करते हैं, वो भी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिएगा। जो 14 डेज़ इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल है, ये आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में ये स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, और शॉर्ट टर्म सरप्लस कैश को जो है वो यहाँ पे डिप्लॉय करने के लिए, ठीक है, छोटे समय के लिए। जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे राज्य है जो कि आज के डेट में जीएसटी के कारण जो उनका रेवेन्यू कलेक्शन सही नहीं हो पा रहा है, तो उसके कारण भी वो काफ़ी वरी होते हैं। तो इसमें क्या है कि उनके पास शॉर्ट टर्म जो मनी कैश की कमी हो जाती है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको हेल्प करते हैं कि आप ठीक है शॉर्ट टर्म के लिए एक इतने इंटरेस्ट रेट में आप इतना मनी ले लो, लेकिन वापस इतने इंटरेस्ट रेट में दे देना। तो ये चीज़ें होती है टी बिल का। तो इतने सारे जो टर्म्स है ये आपको क्लियर होना चाहिए, डायरेक्टली आपका प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। अब देखते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या अप्रोच है, वो भी सस्टेनेबल डेट मैनेजमेंट करने के लिए। तो डेडिकेटेड एजेंसी है जो कि यहाँ पे सरकार की जो डेट है उसको मैनेज करती है, और इसको हम लोग कहते हैं पब्लिक डेट मैनेजमेंट एजेंसी, जो कि यहाँ पे दोनों तरीके से लाती है। इंडिया का जो एक्सटर्नल और जो डोमेस्टिक डेट है उसको एक ही छत के अंदर लाती है, और उसको वो मैनेज भी करती है। फर्स्ट स्टेप होता है इस डायरेक्शंस में, और ये पब्लिक डेट मैनेजमेंट सेल जो है वो यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है। और ये एक तरीके का सेल हो, काउंसिल हो, ये सारे एडवाइजरी बॉडी होते हैं जो कि सरकार को एडवाइस करते रहते हैं कि आपके साथ ये हो रहा है तो आपको इस तरीके से मैनेज करना चाहिए, ठीक है। उसके साथ आप देखो कि गवर्नमेंट की मीडियम टर्म डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या है, तो ये 2019 से लेकर 22 तक का है। तो बहुत सारे स्टेप्स जो है यहाँ पे सरकार के द्वारा लिया गया है, और मेनली यहाँ पे 3 ब्रॉड पिलर्स हैं। तो क्या क्या 3 ब्रॉड पिलर्स हैं। एक तो हो गया कि लो कॉस्ट बोरोविंग है, यानी कि हम लोग उधार भी ले रहे हैं लेकिन लो कॉस्ट में ले रहे हैं। सेकंड है कि रिस्क मिटिगेशन है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क का राइज हो गया है तो उसको हम लोग मिटिगेट करने के लिए यहाँ पे ले रहे हैं। और थर्ड है कि मार्केट को कैसे डेवलप करना है। तो ये 3 चीज़ों को लेकर हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं मीडियम टर्म डेट मैनेजमेंट में। तो लो कॉस्ट बोरोविंग करनी है, यानी कि यहाँ पे जो मैच्योरिटी प्रोफाइल है किसी भी डेट पोर्टफोलियो का, तो उसको एलोंगेट किया गया है, रैशनलाइज किया जाएगा जो भी इंटरेस्ट रेट है, यानी कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स जो होते हैं, छोटे छोटे जो सेविंग स्कीम्स होते हैं, उसमें जो इंटरेस्ट रेट है उसको कम किया जाएगा, जिस अकॉर्डिंग जैसा भी रहेगा कम या ज़्यादा किया जाएगा। और साथ ही साथ जो एडवाइजिंग की जाएगी दूसरी डिवीज़न को, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, तो उनको भी एडवाइस किया जाएगा कि क्या बेटर स्टेप्स लेना चाहिए जिससे कि जो डेट है मीडियम टर्म का वो यहाँ पर शॉर्ट आउट हो सके। साथ ही साथ अगर देखें तो रिस्क मिटिगेशन में क्या करना है कि एक बेंचमार्क यहाँ पे सेट करना है। बेंचमार्क क्या होता है कि आपका एक लिमिट सेट कर देना है, वो भी सर्टेन इंडिकेटर्स के लिए, कि एक्सटर्नल डेट यानी कि सरकार को बाहर से कितना बाहर से कितना बोरो करना है, तो बाहर की डेट कितनी होनी चाहिए, इसको एक सेट कर देना चाहिए, जिससे कि हमारा जो मीडियम टर्म का रिस्क है ना वो कहीं ना कहीं कम हो सके। साथ ही मार्केट डेवलपमेंट करनी है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे यहाँ जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मेंटेन करना है। मार्केट बोरोविंग प्रोग्राम में एक रेगुलर इन्वेस्टर्स इंटरेक्शंस को कंडक्ट करने की ज़रूरत है स्टेक होल्डर्स के साथ, और बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसको इश्यूज़ करने की ज़रूरत है, जिससे कि इन्वेस्टर्स को हेल्प हो सके कि वो अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करें। साथ ही साथ एक बेंचमार्क भी क्रिएट करना है, जितने भी डिज़ायर्ड टेन्योर है कि वो किस तरीके का जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और इन्वेस्टर पार्टिसिपेशंस को इससे हम लोग बढ़ा सकें। साथ ही डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को भी हम लोग को सपोर्ट करना है, और गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज़ मार्केट है उसको भी ओपन करना है, वो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये सारे यहाँ पे 3 आपका पिलर बताया गया है, जिससे कि मीडियम टर्म जो यहाँ पे डेट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है वो बेटर तरीके से। तो अब यहाँ पे और देखते हैं कि इंडिया की परफॉर्मेंस क्या रही है, वो भी डेट सस्टेनेबिलिटी के इंडिकेटर में। तो अगर हम लोग स्टेटस पेपर के अकॉर्डिंग देखें तो गवर्नमेंट का जो डेट पोर्टफोलियो है यहाँ पे फेवरेबल दिखाया जा रहा है, यानी कि सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर में बहुत ही फेवर दिखाया जा रहा है कि हाँ सही तरीके से डेट जो यहाँ पे मैनेजमेंट किया जा रहा है सरकार की, वो सही तरीके से अभी चल रही है। तो कैसे कैसे चल रही है ये देख लेते हैं। सबसे पहले जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है, यानी कि फिस्कल डेफिसिट जो कहा जाता है, वो पूरी तरीके से अगर हम लोग इसको देखें जीडीपी का परसेंटेज में, तो ये डिक्लाइन हुआ है 2012 से 13 से लेकर अब तक अगर हम लोग देखें 18-19 तक, तो ये डिक्लाइन हुआ है, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि लास्ट 5 ईयर में हमारी जो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट है उसको जीडीपी के अगर परसेंटेज में देखें तो वो डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है।
सेकंड है कि जो शेयर है शॉर्ट टर्म डेट का और वो भी सेफ लिमिट के अधीन, तो ये स्टेबलाइज हुआ है, वो भी आपका 2005 से लेकर 2012 के बीच में, तो ये भी आपका स्टेबलाइज हुआ है शॉर्ट टर्म डेट जो है। साथ ही गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट किया गया है एक कॉन्शियस स्ट्रैटेजी जिसमें कि मैच्योरिटी को एलोंगेट किया गया है और रोल ओवर रिस्क जो है उसको कम करने के लिए, तो सरकार के द्वारा एक अच्छा खासा स्ट्रैटेजी लिया गया जिससे कि जो रिस्क को कम करने के लिए, टैकल करने के लिए जो भी यहाँ पे स्ट्रैटेजी लेनी थी, तो वो सारी चीज़ें सही तरीके से लिए जा रही है जिससे कि जो हमारे रिस्क है उसको कम कर सके। साथ ही मोस्ट ऑफ द जो गवर्नमेंट की डेट है वो फिक्स्ड रेट की है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट की है। देखिए अगर सरकार के द्वारा जो बोरो किया गया होगा वो 2012 में किया गया होगा और वो भी 2% से 2% इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे, तो वो आज के भी डेट में अगर 2020 में भी ये पे करेंगे ना तो इसी इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे ही करेंगे, विच इज़ बहुत अच्छा होता है किसी भी अगर कंट्री के आप डेट को देखोगे तो, क्योंकि अगर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होगा ना तो अगर मान लीजिए 2012 में 2% के रेट में अगर हम लोग लोन लिए तो आज के डेट में मे भी हमें 20 या 12% के रेट में भी हम लोग को रीपेमेंट करना पड़ सकता है, तो वो थोड़ा सा घाटा हो जाता है किसी भी सरकार के लिए। अगर आप लोग भी अगर खुद बोरो करते हो, कभी भी बैंक से अगर लोन लेते हो, तो आप लोग भी जिस इंटरेस्ट रेट पे लोन लेते हो तो 10 साल 20 साल के बाद आप उसी में अगर पे करते हो तो आपके पास जो रिस्क है वो कम होता है। लेकिन वही अगर बढ़ते चला जाए, क्योंकि महंगाई आप देख रहे हो कि डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, तो वही बढ़ते चला जाए तो आपके लिए कहीं ना कहीं टफ हो जाएगा उस तरीके का इंटरेस्ट रेट को रीपेमेंट करने के लिए। तो इसलिए हमारे सरकार की जितनी भी डेट है ना वो अधिकतर जो है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे ही है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। साथ ही लो शेयर ऑफ एक्सटर्नल डेट है, तो एक्सटर्नल डेट का भी शेयर अगर आप देखो तो हमारी सरकार का कम है, इससे हमारी करेंसी रिस्क भी कम होती है, हमारा डेट पोर्टफोलियो भी अच्छा होता है, सस्टेनेबल होता है, इट मीन्स कि सही है, इसको सरकार मैनेज कर सकती है। तो ओवरऑल यहाँ जो परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रहा है हमारे सरकार का जो डेट का, वो कहीं ना कहीं सही दिख रहा है। इट मीन्स कि हम लोग इम्प्रूवमेंट के ही कगार पे है, आगे आने वाले दिनों में हमारी जो डेट है वो अच्छे तरीके से हम लोग रिकवर कर लेंगे। लेकिन वही देखते हैं कि राज्य सरकार का क्या हाल चाल है। तो डेट अगर हम लोग डेट टू जीडीपी रेशियो अगर स्टेट का देखें तो ये भी डिक्रीज़ हुआ है। कहने का मतलब है कि अगर कर्ज कम होता है तो वो अच्छी साइन देता है, तो राज्य सरकार के लिए भी यहाँ पे गुड न्यूज़ है। तो 2017-18 से लेकर अगर 2018-19 के कंपैरिजन में देखें तो ये आपका मार्जिनली डिक्रीज़ हुआ है, यानी कि थोड़ा बहुत डिक्रीज़ हुआ है। अगर पब्लिक डेट का अगर शेयर देखें तो ये इंक्रीज़ हुआ है ओवरऑल जितना भी डेट पोर्टफोलियो है स्टेट गवर्नमेंट का, और ये 19.1% आपका उनके जीडीपी के हिसाब से देखने को मिलेगा। तो थोड़ा बहुत डेटा भी ध्यान में रखिए, क्या पता कभी पूछ लिया गया प्रीलिम्स के स्टेटमेंट में। इसी के अंदर आप देखो पब्लिक डेट के अंदर जो मार्केट बोरोविंग का शेयर है वो बढ़ा है, वहीं अगर बोरोविंग अगर हम लोग नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स के अकॉर्डिंग देखें तो ये घटा है, थोड़ा बहुत घटा है। तो राज्य सरकार और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से भी बोरो करते हैं, तो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से जो बोरो किया जा रहा है वो थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन हाँ जो मार्केट बोरोविंग है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। लोन अगर सेंटर से देखें तो ये भी कम हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये भी प्रोविज़न होता है कि उनके पास पैसे की कमी होती है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हाथ फैलाते हैं, वहीं अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी होती है तो वो दूसरे देश के सामने हाथ फैलाते हैं। तो ये एक प्रोविज़न है जो कि आप ध्यान रख सकते हो। फाइन, अब आते हैं अदर डेवलपमेंट जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट की फाइनेंस से रिलेटेड है, और सबसे पहले देखेंगे सेसेस एंड सरचार्जेस। तो ये दो तरीके का टैक्स होता है, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते हो, उसके अंदर भी बहुत सारे टैक्स होते हैं, बट दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑल द टैक्स। ये सेसेस है, ये सरचार्ज है। सेस लगाया जाता है आपका किसी पर्पज़ के लिए, जैसे इन्वायरमेंटल सेस, एजुकेशन सेस, और इसके द्वारा जो जितने भी रेवेन्यू जनरेट होते हैं वो सब उसी फील्ड में यूज़ होते हैं, कहीं और यूज़ नहीं होते, ये भी याद रखना है आपको। सरचार्ज क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्सेस, यानी कि एक टैक्स आप अगर दे चुके हो, जैसे जीएसटी अगर आप दे दियो, तो अगर सरचार्ज कहीं देना होगा तो इट मीन्स कि इसके अलावा भी आपको 1%, 2% या जितना परसेंट ये डिफाइंड होगा उतना आपको सरचार्ज देना होगा। तो ये मेनली डिफरेंस है, ये पता चल गया। अभी हम लोग देखते हैं कि क्या बातें की जा रही है। यहाँ पे जो शेयर ऑफ स्टेट है वो भी सेंट्रल टैक्सेस का, ये शार्पली यहाँ पे कम हुआ है। 2019 में अगर देखें तो 36% था, वही 20 में देखें तो 32% है, यानी कि जो स्टेट का शेयर है वो कम होते गया है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं। ये 14 फाइनेंस कमीशन है जिनके द्वारा रिकमेंडेशन दिया गया था 42% का। अब ये है क्या, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में चलकर देखते हैं। फाइनेंस कमीशन जो कि हमारे यहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कहने का मतलब है कि आर्टिकल 280 के तहत हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिए एक अलग से प्रावधान है, जिसमें ये कहा गया है कि हर 5 साल के बाद जो है फाइनेंस कमीशन बनेंगे। स्टेट में अलग से आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है। ये 14 फाइनेंस कमीशन है और इनका मेन फंक्शन क्या है कि जो सेंट्रल की टैक्स है उसको डिवैल्यूएट करना। इट मीन्स कि जितनी भी टोटल टैक्स कलेक्शन होती है उसको डिवैल्यूएट करना सेंटर और स्टेट के बीच में। तो
तो यहाँ पे शेयर रखा जाता है कि कितना शेयरिंग जो है स्टेट गवर्नमेंट को देना है। तो 14th फाइनेंस कमीशन के द्वारा ये बढ़ा दिया गया था 42%। यही अगर 13th फाइनेंस कमीशन के द्वारा देखें तो ये आपका 32% था। इट मीन्स कि स्टेट और सेंटर के बीच में जो डिवैल्यूएट करना है वो 32% है, बट इट वॉज इंक्रीज्ड बाय 14th फाइनेंस कमीशन अप टू 42%। बट अभी जो चल रहा है करेंटली वो है 15th फाइनेंस कमीशन, जिनके चेयरमैन हैं NK सिंह, और उनके द्वारा इसको घटाकर 41% कर दिया गया है। अब 1% कहाँ चला गया? तो 1% ये स्पेसिफिकली यूनियन टेरिटरीज़ के लिए है। जो हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर राज्य था, जिसको कन्वर्ट करके अब 2 यूनियन टेरिटरी बन गया है, एक जम्मू और दूसरा लद्दाख। तो उसके स्पेशली डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे 1% जो है कम्प्लीटली उसके लिए रखा गया है। फाइन, अब देखते हैं बातें क्या की जा रही है। हमारे संविधान में एक और प्रोविज़न है जो कि आर्टिकल 270 के तहत आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सेंटर को कहा गया है कि वो सेस और सरचार्ज लगा सकते हैं। तो सेंटर के पास ये अधिकार है सेस और सरचार्ज लगाने का, और जिसमें कि सेंटर को यहाँ पे ज़रूरत नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी इसको शेयर करे। तो ये बाकायदा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, तो ये सेंटर पूरे अपने हाथ में ही रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को कहीं से भी हेल्प नहीं करते इस सेस और सरचार्ज से। यहाँ पे देखिए क्या है कि जैसे सेस है ये सिर्फ स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है, और सरचार्ज जो है एक टैक्स है जो कि टैक्स ऑन टैक्सेस है। दोनों जो है टेम्प्रेरी इन नेचर है, परमानेंट नहीं है, हमेशा नहीं होता है। जब ज़रूरत पड़ता है तभी किसी चीज़ के लिए ये लगाया जाता है, अदरवाइज़ ये हमेशा के लिए नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो स्वच्छ भारत सेस है, जो कि यहाँ पे स्वच्छ भारत इनिशिएटिव जो लाया गया है उसको फाइनेंस करने के लिए ये सेस लगाया गया। उसके बाद सरचार्ज लगाया जाता है 10% का। जिनकी इनकम अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो उनके ऊपर 10% का जो है सरचार्ज लगाया जाता है। इट मीन्स कि आपकी 50 लाख अगर इनकम है तो उसके ऊपर तो आपको टैक्स देना ही है, लेकिन 10% आप एक्स्ट्रा टैक्स दीजिए सरकार को। इन सरचार्ज आप देखो तो यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है कि पर्पस को स्टिपुलेट करे, यानी कि पर्पस यहाँ नहीं होता है। बस सरकार अपने खुशी से मांग लेती है कि अच्छा आप इतना मेहनत करके इतना कमाए हो तो थोड़ा और दे दो हमें। तो ये वाली बात होती है कि वो जो है कोई भी पर्पस से नहीं लगाया जाता एट द टाइम ऑफ रिबाई। और स्टेट की कंसर्न अगर हम लोग देखें तो स्टेट यहाँ पे अपोज कर सकते अपने परमानेंट नेचर को, और वो अगर चाहते तो इसको एलिमिनेट भी कर सकते हैं और वो कंटिन्यू भी कर सकते हैं स्पेसिफिक पीरियड के बियॉन्ड भी। साथ ही अगर हम लोग देखें तो सेंटर जो है ये सारे सेसेस को इस्तेमाल करते हैं वो भी एज ए टूल कि जिसमें वो एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन ऑफ स्टेट में इंटर होते हैं। जैसे कि आप देखो कि कृषि कल्याण सेस लगाया जाता है जो कि एग्रीकल्चर पर्पस में यूज़ होता है। अब एग्रीकल्चर तो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, यानी कि जो भी कानून बनाना है वो राज्य सरकार को अधिकार है उसके तहत। लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि एक तरीके का सेस लगाती है जिससे कि लोगों से वो पैसे इकट्ठे करते हैं, और पैसे इकट्ठे करके जो है वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर वो इसको इंक्लूड कर रहे, एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर वो पैसे को खर्च कर रहे तो इससे राज्य सरकार का ही भला हो रहा है। साथ ही सैनिटेशन भी देखो आप, स्वच्छ भारत अभियान यानी कि गली गली हर जगह साफ़ किया जा रहा है, हर जगह टॉयलेट लगाया जा रहा है, गांव-गांव जाकर जो है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट वो टॉयलेट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। साथ ही वाटर ओपन डेफिकेशन फ्री करने की बात की जा रही है। तो ये आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो इसमें क्या होता है कि राज्य सरकार भी कंट्रीब्यूट करते हैं। बट हाँ, इसके ऊपर अगर जो सेस लगाया जा रहा है उससे जो पैसे आ रहे हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वो राज्य सरकार की मदद ही कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि राज्य सरकार के झोली में जाकर दे देते कि लीजिए आप इतना पैसा लीजिए, वो काम नहीं करते। लेकिन हाँ, राज्य सरकार के स्टेट लिस्ट के अंदर जितनी भी टॉपिक है, जितनी भी सब्जेक्ट है, उसी से रिलेटेड वो मदद करते हैं, उस फील्ड को वो और ज़्यादा इंप्रूव करने का कोशिश करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। फाइन, तो ये चीज़ आप समझ जाइए। नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट की बोरोविंग, जो सरकार बोरो करती है। तो न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर वो आरबीआई के साथ कंसल्ट करके अपनी जो ग्रॉस मार्केट बोरोविंग टारगेट है उसको वो बढ़ाया है। ये इट मीन्स कि 2020-21 में लेकर ये आपका जो है 12 लाख करोड़ तक का बढ़ा है। अब इसके बारे में देखते हैं। गवर्नमेंट जो बोरो करती है वो यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इशू करके, जिसको हम लोग जीसेक कहते हैं या फिर ट्रेजरी बिल कहते हैं, यानी कि गवर्नमेंट को अगर बोरो करना है, उधार लेना है, तो उसके लिए सरकार क्या करती है कि आप लीजिए ये टी बिल खरीद लीजिए और हमको इसके बदले पैसे दे दीजिए। ये काम सरकार करती है। या फिर जीसेक आप खरीद लीजिए और हमको इसके बदले पैसे दे दीजिए, जिससे कि सरकार की जो रेवेन्यू और जो एक्सपेंडिचर का मिसमैच होता है, रेवेन्यू कम आता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है, तो इसको बैलेंस शीट करने के लिए यहाँ पे जो पैसे की ज़रूरत होती है उसको सरकार जो है बोरो करके यहाँ पे पूरा करती है। बोरोविंग क्या होता है कि एक तरीके का लोन है जो कि सरकार के द्वारा लिया गया है और ये कैपिटल रिसिप्ट के अंदर आता है। रीज़न क्या होता है कि जो आज की डेट में हम लोग देख रहे हैं कि हर बार जो है बोरोविंग सरकार की बढ़ते जा रही है।
तो सबसे पहला है कि सरकार का जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टैक्स रेवेन्यू जितना आना चाहिए उस हिसाब का टैक्स रेवेन्यू आ नहीं रहा है। सेकंड है कि रिकॉर्ड स्लम हो रहा है, स्टॉक मार्केट उस हिसाब से काम नहीं कर रही है। साथ ही साथ खर्चे और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जैसे आप देखो कि 1.7 लाख करोड़ जो है रिलीफ के लिए दिया गया, इनकम ट्रांसफ़र किया जा रहा है, सपोर्ट मेजर्स दी जा रही है, जिसमें आप देखो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू जो है सरकार के द्वारा पैसे दिए जाते हैं। साथ ही साथ क्या है कि बहुत सारे सब्सिडीज़ दी जाती है। तो इसलिए सरकार के खर्चे बहुत ज़्यादा है इसलिए बोरोविंग बढ़ते जा रहा है। तो 3 रीज़न क्या है कि बोरोविंग बढ़ रही है। सबसे पहला टैक्स रेवेन्यू उस हिसाब का नहीं हो रहा है जैसा एक्सपेक्ट किया गया था। दूसरा है कि स्टॉक मार्केट उतनी अच्छे तरीके से काम नहीं कर रही है। और थर्ड है कि एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहा है। तो इस तरीके की जो बोरोविंग बढ़ रही है इससे बॉन्ड मार्केट के ऊपर प्रेशर बढ़ते जा रहा है और क्राउडिंग आउट रिसोर्सेज हो रहे हैं, वो भी प्राइवेट सेक्टर के लिए। प्राइवेट सेक्टर्स देखिए वो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर काम करते हैं। जहाँ भी प्राइवेट सेक्टर को ऐसा लगेगा कि वो अगर इन्वेस्ट करे और उनसे जो है प्रोजेक्ट में लॉस हो तो वो वहाँ पे इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए अगर प्राइवेट सेक्टर्स को जहाँ पे भी ऐसा लगेगा कि उनका इन्वेस्ट करना प्रॉफिट में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो तुरंत वहाँ से अपनी प्रोजेक्ट निकाल लेते हैं। जो फिस्कल डेफिसिट है ये आप देखो कि शार्पली शूट अप हो रहा है। इट मीन्स कि सरकार की खर्चे बढ़ते जा रहे हैं लेकिन सरकार को रेवेन्यू नहीं मिल रहा है और ये लिमिटेड स्पेस हो गया है कि अब हम लोग को एक फिस्कल स्टिमुलस यहाँ पे लेकर आना होगा जिससे कि इकॉनमी को बचा सके। क्योंकि कोविड-19 के कारण जो है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू में बहुत घाटा हुआ है क्योंकि सारी चीज़ें बंद थी, लॉकडाउन हो चुका था, तो फिर रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा खर्चे भी हो रहे थे क्योंकि कोविड-19 के टाइम में बहुत सारे सुविधा दिए जा रहे थे सरकार के द्वारा। तो एक स्टिमुलस फिस्कल पैकेज लाया गया जिसमें कि आप देखो इस तरीके का पैकेज लाया गया कि जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में एक अच्छा खासा जो है बैलेंस निकल कर आए। ठीक है, तो ये हुआ गवर्नमेंट बोरोविंग को लेकर। अब देखते हैं कि स्टेट की बोरोविंग लिमिट क्या क्या है और क्या ये टॉपिक क्या कहती है। तो रिसेंटली सेंटर के द्वारा जो बोरोविंग लिमिट है उसको स्टेट का बढ़ा दिया गया है, वो भी जीएसडीपी के कंपैरिजन में। जैसे हम लोग पूरे कंट्री का देखते हैं, इंडिया का अगर आप देखोगे कि टोटल प्रोडक्शंस गुड्स और सर्विसेज की एक साल में कितनी हुई है तो उसको हम लोग प्यार से जीडीपी कहते हैं। लेकिन अगर आप स्टेट की पूछो तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको स्टेट की जो है ना ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। इट मीन्स कि ग्रॉस ये आपका जीएसडीपी होता है, हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे स्टेट का है इसलिए ऐसे यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है। तो हर एक स्टेट में आप देखो कि एक फिनेंशियल ईयर में टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की कितनी हुई है उस हिसाब से देखा जाता है कि उनका डेवलपमेंट कितना हो रहा है। तो सेंटर के द्वारा अब क्या है कि जो बोरोविंग लिमिट था स्टेट के लिए उसको बढ़ा दिया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अब सेंट्रल गवर्नमेंट से बोरो कर सकते हैं। पहले स्टेट का था कि 3% ही वो बोरो कर सकते हैं, लेकिन अब क्या है कि वो जीएसडीपी का 5% तक वो बोरो कर सकते हैं जितना यहाँ पे जीएसडीपी है। मान लीजिए कि जीएसडीपी जो है 7% है यहाँ पे, तो इसका जो है और 5% यहाँ पे मिलाकर अब वो यहाँ पे सरकार से पैसे मांग सकते हैं, वो भी करंट फिस्कल ईयर का। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि एफआरबीएम एक कानून है हमारे यहाँ कि कैसे जो है सरकार की फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट इसको कहते हैं, यानी कि कैसे सरकार अपने यहाँ की जो है जो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सही तरीके से लेकर चले और बजट को भी सही तरीके से मैनेज करे। तो यहाँ पे फिस्कल डिसिप्लिन को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया जिससे कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसको कम कर सके। एक्चुअली ये कानून लाया गया था फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए, क्योंकि सरकार की रेवेन्यू नहीं है लेकिन खर्चे इतना ज़्यादा है कि कहीं ना कहीं हमारा मिसमैच हो रहा था और हम लोग कर्ज में जा रहे थे। हमारी कंट्री का जो एक ओवरऑल सिनेरियो था वो कर्ज में जाता हुआ दिख रहा था, जिससे कि मैं आपको स्टार्टिंग में बताई कि कितना ज़्यादा उससे लॉस होता है। तो इससे बाहर निकलने के लिए हमारे यहाँ कानून लाया गया और इस कानून के द्वारा कहा गया कि सरकार की जो यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट है उसको लिमिट कर दिया गया 3%, वो भी जीडीपी का। तो 3% होना चाहिए हमारे जीडीपी का, और कब तक, तो अभी 2021 का जो 31 मार्च आने वाला है तब तक का रखा गया है कि 3% हमारा यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट होनी चाहिए। एक डेफिसिट का मतलब होता है कि जैसे कि ये बोरो कर रहे हैं, सरकार के द्वारा बोरो किया जा रहा है या तो आरबीआई से या तो कैपिटल मार्केट से वो मनी को रेज़ कर रहे हैं। कैपिटल मार्केट से जो मनी को रेज़ किया जाता है वो आपका बॉन्ड, जीसेक, इन सबको जो है इन सबको इशू करके किया जाता है। स्टेट का भी अपना खुद का कानून है ये एफआरबीएम, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट की भी जो फिस्कल डेफिसिट है, जो बहुत सारे राज्यों में भी आप फिस्कल डेफिसिट देखोगे तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसको मैनेज करने के लिए भी वहाँ पे एफआरबीएम कानून लाया गया था। और यहाँ पे भी सेट किया गया कि जो ग्रॉस की जीएसडीपी है उसका 3% यहाँ पे उनका होना चाहिए। तो 3% सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, स्टेट गवर्नमेंट का भी है, तो इसको याद करने में आपको डिफ़िकल्ट नहीं होगा। अब देखते हैं आगे और क्या बातें की जा रही हैं।
स्टेट के आप देखो कि ये इनके द्वारा कहा जा रहा है कि जो कैप लगाया गया है बोरोविंग का आज के डेट में 3% है, तो उसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, जैसा कि इस कानून के तहत भी कहा गया है। तो 200 बेसिस पॉइंट रेज़ किया गया है। 50 बेसिस पॉइंट है जो कि यहाँ पे अनकंडीशनल है, और 150 जो है वो कंडीशनल है। बेसिस पॉइंट ऐसे ही आप समझिए कि जैसे कि आपका एक तरीके का, जब आप बैंकों से लोन लेने जाते हो तो आपको भी जो है एक इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, और मिनिमम इंटरेस्ट रेट में कहा जाता है कि इतना जो है आपको इसके नीचे, जैसे 2% 3%, इससे कम आपको इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। तो वो एक बेस पॉइंट हो जाता है कि इससे नीचे जो नहीं जा सकते। तो यानी कि यहाँ पे टोटल आपका जो यहाँ पे दिया जा रहा है वो आपका 200 बेसिस पॉइंट में है। इसमें से अगर हम लोग देखें तो 100 बेसिस पॉइंट किस लिए है, तो रिफॉर्म करना है, जैसे कि वन नेशन वन राशन कार्ड है, इसको पूरा यूनिवर्सलाइज करने की बात की जा रही है कि एक ही राशन कार्ड अगर आपके पास है किसी भी राज्य का, तो अगर आप दूसरे राज्य में भी जाएंगे तो उसके लिए अलग राशन कार्ड की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए इसको कहा गया कि वन नेशन वन राशन कार्ड। सेकंड है यहाँ पे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस एक रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा हर एक साल इसको पब्लिश किया जाता है, और जिसमें हमारी रैंकिंग इम्प्रूव हुई है। लास्ट ईयर हमारा रैंक 63 था, तो ये हम लोग 130 से लेकर 63 तक पहुँचे हमारी रैंकिंग, या लास्ट 5 ईयर से ये इम्प्रूव होते जा रही है। तो इसलिए इसके लिए भी यहाँ पे रखा गया है कि 10 इंडिकेटर्स हैं, तो उन सारे इंडिकेटर्स में से हमें जो है इम्प्रूव करना है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, और अर्बन लोकल बॉडीज़ की रेवेन्यू है। अर्बन लोकल बॉडीज़ में आपका म्यूनिसिपैलिटीज़ आ जाते हैं, तो उनकी भी रेवेन्यू को यहाँ पे सही तरीके से देखकर चलना है। तो ये 100 बेसिस पॉइंट जो है इन 4 फील्ड में, तो ये 4 एरिया है जिसमें कि रिफॉर्म करने के लिए 100 बेसिस पॉइंट रखा गया है। तो वेटेज अगर हर एक रिफॉर्म का आप देखो तो 20 बेसिस पॉइंट है। 50 बेसिस पॉइंट जो यहाँ पे अनकंडीशनल है, एक्चुअली वो एक्स्ट्रा बोरोविंग है। ये 4 के लिए तो यहाँ पे 100 रखा गया है, ठीक है, 25 ईच। लेकिन उसके अलावा अगर ये चारों में से 3 की टारगेट अगर पूरी कर लेती है कोई भी स्टेट, और उनको अगर लगता है कि किसी और फील्ड के लिए उनको पैसे की कमी है और ज़्यादा बोरोविंग करने की ज़रूरत है, तो 50 बेसिस पॉइंट के ऊपर वो जो है एक्स्ट्रा बोरोविंग भी कर सकते हैं। तो ये भी प्रोविज़न रखा गया, इसलिए 50 इस बार जो आप देख रहे हो ये अनकंडीशनल है। अब यहाँ पे 4 एरिया जो रखा गया है, एक तो है वन नेशन वन राशन कार्ड। इसमें क्या है, क्या जो राशन कार्ड है वो आधार लिंक्ड होना चाहिए। साथ ही सारे जो फेयर शॉप है उसमें पॉइंट ऑफ सेल मशीन जो है वो इंस्टॉल करना चाहिए। सेकंड यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, तो इसमें बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल असेसमेंट होना चाहिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का, और साथ ही साथ स्टेट इंडस्ट्रियल कमर्शियल लाइसेंस, ये सब भी बिज़नेस के बेसिस में होना चाहिए। इंस्पेक्शन भी होना चाहिए टाइम टू टाइम। पावर सेक्टर में अगर हम लोग देखें तो एक्चुअली यहाँ पे ATC लॉस जो है उसको कम करना है, ACS जो ग्रुप है उसको भी यहाँ पे रिड्यूस करना है। साथ ही अर्बन लोकल बॉडीज़ में देखें तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी टैक्स फ्लोर रेट है उसको भी नोटिफाई करना है, और साथ ही यहाँ पे वाटर और जो यहाँ पे वाटर और जो सीवरेज चार्जेस है उसको भी नोटिफाई करनी है। तो ये सारे काम है जो कि इस 4 सेक्टर में यहाँ पे करना है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये सारी बातें तो उस टॉपिक के बारे में थी, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया कि ये जो बोरोविंग लिमिट है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये समझ गए। अब नेक्स्ट आते हैं, ये हमारी 2 प्रोजेक्ट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज एंड सेकंड इज प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि ये दोनों की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई है एक्चुअली ये किस लिए हुई है, फॉर व्हाट पर्पज़। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हुआ है, ठीक है। हमारे यहाँ आपको पता है कि इंडिया का टारगेट है कि 2024 तक $5 ट्रिलियन तक की इकॉनमी हमें बनानी है। तो $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनानी है तो उसके पहले हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट करने पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो एक फील्ड हो गया जिसमें कि हमें इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, लेकिन इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है ओवरऑल। जब तक हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट की लेवल अच्छी नहीं होगी तब तक हमारी इकॉनमी अच्छी तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए 2 तरीके का यहाँ पर प्रोजेक्ट लाया गया है। एक एक करके दोनों को समझते हैं। सबसे पहले एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज़, इसमें कौन कौन होंगे, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो कैबिनेट सेक्रेटरी है, जो आप देखोगे कि UPSC की तैयारी कर रहे हो तो UPSC में सबसे हाईएस्ट पोस्ट जो होता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी की होती है, तो वो यहाँ पे चेयरमैन होंगे। और नीति आयोग के जो CEO है अभी अमिताभ कांत है शायद, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कीजिएगा, तो ये इसके मेंबर होंगे। अदर मेंबर कौन है, तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के यहाँ पे सेक्रेटरीज होंगे, जैसे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, रेवेन्यू, इकोनॉमिक अफेयर्स, तो ये सब के सेक्रेटरीज यहाँ पे होंगे। साथ ही साथ क्योंकि ये नाम ही है कि ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, तो जितने भी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज है उनको यहाँ पे एम्पावर किया जा रहा है। उनको एम्पावर किया जा रहा है कि यहाँ पे स्टेट और जो सेंट्रल लेवल के जितने भी यहाँ पे डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को
को फैसिलिटेट करनी है, यानी कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो आएंगे हमारे यहाँ डिफरेंट सेक्टर में जो इन्वेस्ट करेंगे उनको सारी फैसिलिटीज़ देनी है। साथ ही फैसिलिटेट करना है इन्वेस्टमेंट जितने भी टारगेटेड मैनर तरीके से, एक अच्छा खासा पॉलिसी होनी चाहिए, उसके हिसाब से हमें जो है इन्वेस्टमेंट टारगेट को पूरा करना है। इवेलुएट करना है कि हम जो यहाँ पे टारगेट रखे हैं इन्वेस्टमेंट का, क्या ये अचीव कर पाए हैं कि नहीं। तो इस तरीके से ये सारी ऑब्जेक्टिव है इसके तहत। सेकंड यहाँ पे है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल। तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल जो है ये भी आपका अप्रूव किया गया है इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट के लिए। जितना भी इन्वेस्ट करने वाली प्रोजेक्ट है उसको डेवलप करने के लिए बेटर तरीके से प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल लाया गया है। और बेटर यहाँ पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। इससे क्या होगा, प्रोजेक्ट जो है ना इसमें सारे अप्रूवल होंगे, जैसे कि एलोकेशंस के लिए यहाँ पे लैंड की अवेलेबल होनी चाहिए, कंप्लीट डिटेल होना चाहिए प्रोजेक्ट का। साथ ही यहाँ पे जो भी इश्यूज़ निकल कर आता है, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं लेकिन मीड में ही बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारे प्रॉब्लम से घिर जाते हैं, तो उसको भी यहाँ पे देखा जाएगा, रिजॉल्व किया जाएगा, जिससे कि बेटर तरीके से इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट हो, फाइनलाइज हो। फाइन, तो जो भी काम किया जाएगा इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रख के किया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट जो हमारा एम है वो है इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना। साथ ही ये स्ट्रैटेजाइज होगी, इंप्लीमेंट किया जाएगा और बेटर तरीके से यहाँ पे सारे डिटेल्स को इस प्रोजेक्ट के तहत रखा जाएगा। तो ध्यान रखना है कि ये दोनों प्रोजेक्ट लाया क्यों गया है। इसके अलावा एक ग्राफ है जिसमें आपको देखने को मिलेगा, जो हम लोग सेस और सरचार्ज पढ़ रहे थे, इसमें स्टेट को बहुत लॉस हुआ है। ये जो सरचार्ज और जो सेस लगाया जाता है इससे सरकार को कैसे लॉस हुआ ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आपका 1000 करोड़ के हिसाब से, तो ये 50,000 करोड़, 100,000 करोड़, 150,000 करोड़ एंड 200,000 करोड़। ये 2015-16 का है, 16-17, 17-18 एंड 18-19। तो लास्ट 5 ईयर में आप देखो तो ये जो लॉस है सेस और सरचार्ज लगाने से ये इंक्रीज़ हुआ है। 2015-16 में कितना था, तो 100,000 करोड़ था, और 2018-19 में कितना है, तो अब ये आप लोग 170-180,000 करोड़ आप देख सकते हो। तो ये अगर आपका एक स्टेटमेंट बन जाए कि जो स्टेट को लॉस है फ्रॉम लिवाई ऑफ सरचार्जेस एंड सेस वो आपका लगातार बढ़ते ही जा रहा है, तो येस इट इज़ राइट। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेसन। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे इकॉनमी रिकवरी के साथ, और कल से आपका लेसन थोड़ा सा लंबा होगा। अभी मैं आज का यहाँ पे शॉर्ट रखती हूँ, लेकिन कल आपको लंबा देखने को मिलेगा। एंड करते हैं एक इम्पॉर्टेंट नोटिस के साथ, और ये है इम्पॉर्टेंट नोटिस कि विजन आईएएस की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। 6 टेस्ट हमारी कंप्लीट हो गई है, टोटल 20 मिलेंगे और 4 आपके सीसैट के मिलेंगे। पूरे कंप्लीट डिस्कशन के साथ आपको इसी तरीके से वीडियो लेक्चर के ही फॉर्मेट में मिलेंगे, बट यूट्यूब में अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है, ये आपको दूसरे प्लेटफॉर्म में मिलेगा, लेकिन हाँ वीडियोस आप आकर यूट्यूब में ही देख पाओगे। साथ ही आप देख सकते हो यहाँ पे एक्स्ट्रा पर्क्स भी है। इनसाइट आईएएस की जो करंट अफेयर्स की क्विज़ है, मंथली क्विज़ मैगजीन, वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा दिसंबर टू मई 2021 तक, और ये पेमेंट मोड है। साथ ही साथ अगर आप लोग को और भी कोई डाउट, क्वेरी, सजेशंस है तो आप लोग हमें मेल कर सकते हो। मेल कीजिए rishika.ch77@gmail.com। इसके बाद आपको डिटेल बताया जाएगा, या फिर आपके मन में किसी भी तरीके की डाउट क्वेरीज है तो यहाँ पे आपको सॉल्व किया जाएगा। तो अगर आप लोग को इसी तरीके से पढ़नी है, पूरी PT 365 को कंप्लीट करनी है, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हो सब्सक्राइब करके, क्योंकि डेली आपको 7 बजे शाम में यहाँ पे लेसन देखने को मिलेगा। सो अगर अच्छा भी लगता है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं कल हम लोग, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।